हाय सबको, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं राहुल सर, ग्लोरियस इंस्टीट्यूट आपकी सेवा में हाजिर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं ऑनलाइन क्लास में भी आपका साथ जरूर दूंगा। आज हम आपके सामने आए हैं हिस्ट्री, इतिहास, क्लास 10th की अध्याय 2 और ये दूसरा चैप्टर समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति से इन सभी शब्दों में आप सिर्फ इससे परिचित होंगे। यह शब्द है क्रांति। क्यों परिचित होंगे? क्योंकि पिछले कक्षा में आपने पढ़ा फ्रांस की क्रांति। किस चैप्टर के अंतर्गत? आपने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत। मैंने राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताया था। उसी राष्ट्रवादी नीति के तहत फ्रांस में क्रांति हुई। क्यों क्रांति हुई? हम थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करने के पहले फ्लैशबैक जाएंगे। तो फ्रांस में क्रांति होने का 3 इंपॉर्टेंट कारण हम बता दें। क्रांति हुआ, जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो आपको पता होगा फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। लुई 16वां जब उसका शासक बना और उसकी पत्नी मैरी एंटोनीट थी। लुई 16वां एक अयोग्य शासक था और उसकी पत्नी जो थी एक खर्चीली थी और उसमें शासनकाल में बहुत सारी व्यापक बुराइयां थी। वंशानुगत शासन था और लोग बदलाव नहीं करना चाहते थे। टैक्स व्यवस्था काफी अधिक था। नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद बुर्बो राजवंश के फिर कई और शासक आए और इस प्रकार हमने उस चैप्टर की पूरी कहानी 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, आपको सारा चीज याद होगा, हमने पढ़ा। उस चैप्टर में मैंने इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ाया। इटली के एकीकरण में आपका 3 दिग्गज व्यक्ति, दार्शनिक कहिए उसको, मेजनी से आपकी मुलाकात हुई, काउंट काबूर से मुलाकात हुई और उसके बाद आपकी मुलाकात गैरीवाल्डी से हुई। जहां मेजनी को मसीहा कहा गया, वहां काउंट को राजनीतिज्ञ कहा गया और गैरीवाल्डी को इटली का तलवार कहा गया। लाल कुर्ती नामक गठन भी उसने किया था गैरीवाल्डी ने। तो इस प्रकार हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, इटली का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में आप ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में आपने पढ़ा। तो फ्रांस में जब क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति के बाद सबसे पहला बदलाव क्या आया? सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया। फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ? सामंतवादी व्यवस्था का अंत हुआ। उसके बाद क्या हुआ? चर्च का जो विशेषाधिकार था वो क्या हुआ? समाप्त हुआ। यानी इसमें व्यापक बुराइयां भी समाप्त। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण आया वो हुआ नई विचार धाराओं का उदय। क्या हुआ? नई विचारधाराओं का उदय। जैसा कि आपको पता होगा कि सामंती व्यवस्था का अंत की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस की क्रांति में पूरा फ्रांस डायनेस्टी जो है वो 3 भागों में विभाजित था। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था सर्वहारा वर्ग। जहां पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, वहीं सर्वहारा वर्ग को किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। टैक्स का 70% भाग लगभग सर्वहारा वर्ग के मजदूरों को चुकाना पड़ता था, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। क्रांति के बाद इन सब चीजों पर अंकुश लगा और अंकुश लगने के बाद एक नई विचारधारा के लोगों का उदय हुआ। किस प्रकार के लोग आए, कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं उदारवादी और रेडिकल उदारवादी और रेडिकल। दूसरा जो है वो हम जानेंगे अतिवादी के बारे में। तीसरा जो है वो हम जानेंगे आगे। पहले उदारवादी और रेडिकल के बारे में जानते हैं। उदारवादी और रेडिकल जो था वो स्वतंत्रता के हिमायती एवं वंशानुगत शासन के विरोधी थे। ये जो उदारवादी वर्ग और रेडिकल वर्ग के लोग, दार्शनिक और समाजशास्त्री और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसमें जो आए वो स्वतंत्रता के हिमायती थे, वो स्वतंत्रता में विश्वास करते थे और वंशानुगत शासन के बिल्कुल विरोधी थे। हम बात अतिवादी का करते हैं। अतिवादी जो था वो विशेषाधिकारों और संपत्ति के केंद्रीकरण
का विरोधी थे। क्या थे? संपत्ति और विशेषाधिकारों के केंद्रीकरण के विरोधी थे। हमारा जो तीसरा समाज आया उसका नाम हम दे सकते हैं प्रतिक्रियावादी या रूढ़िवादी समाज। ये जो था ये पुरातन व्यवस्था के हिमायती थे। पुरातन व्यवस्था मतलब वही फ्रांसीसी व्यवस्था, बुर्बो राजवंश, वंशानुगत शासन के पक्षधर थे। राष्ट्रवादी नीति के विरोधी थे। और साथ ही तीसरा और सबल पक्ष उदारवादी और उदारवादियों और अतिवादियों के विरोधी थे। ठीक, इन सबों में एक और वर्ग उभर कर आया जो समाजवादी वर्ग और साम्यवादी वर्ग। हमें यहीं से अपने क्लास को आगे बढ़ाना है। ठीक है, फिर से चीजों को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था और फ्रांस में बुर्बो राजवंश के शासन के पश्चात लुई 16वां वहां का शासक था। उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट थी। फ्रांस में क्रांति होती है 1793 ईस्वी में। लुई 16वां और उसकी पत्नी को फांसी की सजा दे दी जाती है। उसके बाद फांसी देने के बाद फिर आपका शासन आता है नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 ईस्वी में वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होता है और वो आते ही नेपोलियन संहिता लागू करता है और फ्रांस में व्यापक बुराइयों के खिलाफ और भी बहुत सारे शासक आते हैं। चार्ल्स दसम आते हैं, लुई फिलिप आता है, लुई 18वां आता है। इस प्रकार ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप मेटरनी का था उन सबको समाप्त करके फ्रांस की क्रांति के बाद सामंतवादी व्यवस्था का अंत कर दिया गया। चर्च के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया और नई विचारधाराओं का उदय हुआ। जो नई विचारधाराओं का उदय हुआ तो उसके बाद उदारवादी और रेडिकल समाज के लोगों का उदय हुआ। तो उदारवादी और रेडिकल समाज, उदार का मतलब होता है बढ़िया, हृदय। तो उदारवादियों का क्या था कि वो स्वतंत्रता के हिमायती और वंशानुगत शासन के विरोधी थे। अतिवादी क्या है? अतिवादी क्या था? विशेषाधिकार और संपत्ति के केंद्रीकरण का वो विरोधी थे। तीसरी बात करते हैं तो प्रतिक्रियावादी या रूढ़िवादी। प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी में पुरातन व्यवस्था के हिमायती थे। वो वंशानुगत शासन के पक्षधर भी थे, राष्ट्रवादी नीति के विरोधी थे। उदारवादियों और अतिवादियों यानी इन दोनों का ये काफी विपक्ष में था। अब इसके बाद जो आया समाजवादी वर्ग और साम्यवादी वर्ग, हमको इसी के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये समाजवादी जो बना है ये समाजवाद शब्द से बना है और समाजवाद शब्द का पहला बार प्रयोग 1827 ईस्वी में किया गया था। समाजवाद का पहला बार प्रयोग 1827 में किया गया था। आप इतना दूर चाहे तो नोट कर लें, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, आगे पढ़ें। साथ साथ लिखते चलें, पढ़ते चलें, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको यहीं क्लास में आपको याद हो जाएगी, बशर्ते कि आप अंत तक वीडियो में बने रहते हैं। हमारा क्लास जो था अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद की बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति,
औद्योगिक क्रांति के पश्चात थोड़ी सी इसके बारे में जाऊंगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, कब? लगभग 17वीं शताब्दी 1688 ईस्वी के आसपास। इसके बाद दो वर्ग का उदय हुआ, समाजवादी और साम्यवाद। इसको समाजवाद और साम्यवाद कहते हैं। क्या है समाजवाद और क्या है साम्यवाद, आप अच्छे से समझेंगे। हम सबसे पहले आते हैं समाजवाद। समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1827 ईस्वी में किया गया था। समाजवाद का पहली बार प्रयोग शब्द 1827 ईस्वी में किया गया था। औद्योगिक क्रांति के बाद जो नया वर्ग उभर कर आया, उनकी क्या मतलब विचार था, जो सुनिए। वो सबसे पहले क्या था, आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा पूंजी का लागत सरकार या राज्य के हाथों में होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं लाभ का मूल स्वरूप निजी न होकर समस्त वर्ग के लिए। बहुत बड़ी बात है। कोई स्वतंत्रता का हिमायती था, कोई वंशानुगत का विरोधी था, कोई उसका पक्षधर था, कोई राष्ट्रवादियों का। लेकिन इन लोगों में एक खास बात क्या था कि वो चाहते थे कि आर्थिक रूप से सब स्वतंत्र हो। दूसरा, पूंजी का जो लागत है उस सरकार या राज्य के हाथों में हो, किसी निजी व्यक्ति के हाथों में ना हो, जिसके कारण कि पूंजीवाद, सामंतवाद, राष्ट्रवाद, बहुत सारा चीज है जो बढ़ते थे। अब उसके बाद लाभ का जो मूल स्वरूप है वो निजी ना होकर समस्त वर्ग के लिए हो, यानी कि उन्होंने समानता पर क्या किया, बल दिया। ठीक है। अब इस प्रकार के विचारधारा को रखने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, समाजवादी चिंतक। समाजवादी चिंतक। और इस समाजवादी चिंतक को हम दो भाग में बांटेंगे, एक स्वप्नदर्शी और एक वैज्ञानिक समाजवाद और एक स्वप्नदर्शी समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत दो लोगों को हम जानते हैं, रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरिये लुई ब्लाक इत्यादि। वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत हम दो नाम जानते हैं, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इसका पूरा नाम आप कर सकते हैं फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है। यहां तक एक बार हम फिर से ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कर ले। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ? कई परिवर्तन आए, जिसमें समाजवादियों का अंत हुआ, चर्च का विशेषाधिकार समाप्त हुए, नई विचारधाराओं का क्या हुआ? उदय हुआ। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपने पढ़ा उदारवादी और रेडिकल दृष्टिकोण के लोग, जो कि स्वतंत्रता का हिमायती थे और वंशानुगत शासन के विरोधी थे। उसके बाद आपने पढ़ा अतिवादी समुदाय के जो लोग थे वो विशेषाधिकारों का विरोधी थे और पूंजी के विकेंद्रीकरण का भी विरोधी थे। तीसरा आपने पढ़ा प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी। तो प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी शासक के जो लोग थे उनका कहना था कि हमको भाई पुरातन व्यवस्था ही चाहिए, टैक्स वैसे ही हम लेते रहेंगे, चुंगी लेते रहेंगे, लोगों पे राष्ट्रवाद का मतलब भावना को कुचलते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो उदारवादी और अतिवादियों के क्या थे? विरोधी थे। अब उसके बाद बात आई, इन सबों के बाद औद्योगिक क्रांति लगभग हो चुकी 1688 ईस्वी के आसपास से। औद्योगिक क्रांति जब
अग्रसर हुई, आगे बढ़ा, तो लोगों में डिमांड बढ़ा और मजदूरों में समानता का स्वरूप देखा गया और उसमें से जो वर्ग उभर कर सामने आया उस वर्ग को हम समाजवादी या साम्यवादी वर्ग कहते हैं। तो समाजवादी वर्ग की बात करते हैं तो पहली बार समाजवाद का शब्द का प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ। उधर आपको याद रखना होगा औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, 17वीं शताब्दी में वो प्रारंभ हुई थी और चली। उसके बाद मैं आपको बात करूं तो समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 में हुआ। इनका जो थिंक था वो आपके सामने है। समाजवादी चिंतक क्या, तो जो इन सबों के बारे में सोचते हैं उनको हम समाजवादी चिंतक कहते हैं। यानी राष्ट्र के उत्थान के लिए, मजदूरों के हक के लिए, उनके समानता के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए राज्य के, अगर जो सोचते हैं तो वो समाजवादी चिंतक कहलाते हैं। वो दार्शनिक हो सकते हैं, वो बुद्धिजीवी हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो हम समाजवादी चिंतक को दो भाग में बांटे, एक बांटे स्वप्नदर्शी और एक बांटे वैज्ञानिक। अब इसको कैसे बांटा गया, तो एक बीच में लकीर आप जानो कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक है, आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी चिंतक थे उनको हम स्वप्नदर्शी समाजवादी चिंतक बोले, और कार्ल मार्क्स के बाद यानी कार्ल मार्क्स के समय के जो समाजवादी चिंतक हैं उनको हम वैज्ञानिक समाजवाद बोले। और यही स्वप्नदर्शी समाजवादी जो थे ये रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरिये वगैरह थे। और इधर वैज्ञानिक, यही वैज्ञानिक वाले को, वैज्ञानिक समाजवाद जो थे ये आगे जाके साम्यवादी कहलाए। क्या कहलाए? साम्यवादी। फिर इनका हम साम्यवादी दर्शन पढ़ेंगे। यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं। मिटा दें। समाजवादी चिंतक हमने इसको दो भाग में बांटा। एक बांटा स्वप्नदर्शी समाजवाद, एक बांटा वैज्ञानिक समाजवाद। इसके अंतर्गत हम रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये, इसके अंतर्गत फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल मार्क्स रखते हैं। यही आगे जाकर क्या कहलाएं? साम्यवादी कहलाएं। ठीक है। इनका सबसे बड़ा खासियत क्या था? ये वर्ग समन्वय पर भरोसा करते थे। ये वर्ग समन्वय के हिमायती थे। इनका सबसे बड़ा क्या था खासियत? ये वर्ग समन्वय के जगह वर्ग संघर्ष पर विश्वास करते थे। संघर्ष और समन्वय दोनों अलग अलग बात है। वर्ग समन्वय बातचीत करके, लोगों से समझाकर, मिलजुल कर ये काम को निकालना, लेकिन ये इनका कहना था नहीं, मजदूरों को एक करो, उनमें राष्ट्रवाद की भावना को जगाओ, उनको प्रेरित करो, पुस्तकों, लेखकों, गुप्त संधियों के द्वारा इनको समझाओ, और उसके बाद ये विरोध करते थे। तो ये वर्ग समन्वय और ये वर्ग संघर्ष ऑब्जेक्टिव उठेगा। वर्ग समन्वय के प्रवर्तक थे समाजवादी, वर्ग संघर्ष के प्रवर्तक थे साम्यवादी लोग। उसके बाद हम बात करते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। कब? 1688 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको पहली बार समाजवाद का शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1827 ईस्वी में। पहली बार फ्रांसीसी क्रांति कब संपन्न हुई? 1789 के आसपास में। ठीक है। आगे अब यहाँ से हम एक एक करके चलते हैं। हम पहले रॉबर्ट ओवेन और ये चार्ल्स फूरिये के नीतियों को समझते हैं। क्या खासियत है?
यहां हम हेडिंग देते हैं रॉबर्ट ओवेन। क्या है? रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको दे सकता है, समाजवादी चिंतक के रूप में रॉबर्ट ओवेन का चरित्र चित्रण करें, या क्वेश्चन दे सकता है समाजवाद से क्या समझते हैं, कुछ समाजवादी चिंतकों का उदाहरण दे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ओवेन क्या था? सबसे पहले तो आप जानो, इंग्लैंड में ये समाजवाद का प्रवर्तक था। क्या था? इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात मजदूरों की स्थिति क्या थी? दयनीय थी। ठीक है, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव है। और औद्योगिक क्रांति के पश्चात वहां मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी। कई तरह का समस्या था, उनका काम का समय जो था वो फिक्स नहीं था, उनका शोषण किया जाता था, उनको सही स्वरूप में वेतन नहीं मिलता था, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता था, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन कुछ भी उनको ढंग से नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसको, इस स्थिति दयनीय जो था, इसको सुधारने के लिए कारखानेदारी व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, कारखानेदारी व्यवस्था लागू किया गया। ये कारखानेदारी व्यवस्था के बाद अंतर्गत क्या किया गया समझ लो। इस कारखानेदारी व्यवस्था के एक लाइन में अगर आप समझते हैं तो मजदूरों को संतुष्ट करने का प्रयास किसके द्वारा? रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। और इसने यहां पर एक नारा भी दिया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं। किसने कहा था? संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, रॉबर्ट ओवेन। तो रॉबर्ट ओवेन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो उनकी स्थिति दयनीय थी, तो एक उनको सुविधा को सही करने के लिए कारखानेदारी व्यवस्था लाया। कारखानेदारी व्यवस्था में मजदूरों के साथ काफी समानता का व्यवहार किया गया। इसने समय को निश्चित किया, उनके लिए उच्च वेतन का व्यवस्था किया, उनके लिए पेंशन का योजना का व्यवस्था किया, फिर बहुत सारा उनको भोजन के लिए और रैन बसेरा टाइप का भी बसेरा व्यवस्था किया गया। तो इस प्रकार रॉबर्ट ओवेन कारखानेदारी व्यवस्था को ऊपर ले जा रहा था, परंतु ये सफल नहीं हो पाया। तो इसको सफल करने के लिए ब्रिटिश इसमें शामिल होता है, ब्रिटिश शामिल, और फैक्ट्री कानून लागू। इसको अच्छे से संचालित करने के लिए जो ब्रिटिश था वो आया और फैक्ट्री कानून को वो लागू किया। कब? तो याद रखना आपको 1819 ईस्वी में। ठीक है, 1819 ईस्वी में ब्रिटिश शामिल हुआ और मजदूरों की स्थिति को सुधारने के क्रम में उन्होंने फैक्ट्री कानून लागू किया। इसके बाद एक और आपको याद रखना है, फिर ब्रिटिश के द्वारा ही फैक्ट्री अधिनियम 1833 ईस्वी में। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना, चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में, मजदूरों के संपूर्ण। ये फिर हम आगे जाके इस पे अभी बात करेंगे। तो ये आपका रॉबर्ट ओवेन का चरित्र चित्रण था। अब रॉबर्ट ओवेन का जो चरित्र चित्रण है वो आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लो क्या था। जो सुनो, रॉबर्ट ओवेन एक समाजवादी चिंतक था। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन एक समाजवादी चिंतक था। इंग्लैंड में ये समाजवाद का प्रवर्तक था। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुए औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है, जिसमें मजदूरों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। उसे दूर करने के लिए इसने रॉबर्ट ओवेन ने कारखानेदारी व्यवस्था को लाया। कारखानेदारी व्यवस्था के तहत मजदूरों को स्थिति को सही करने के लिए उसमें समानता का व्यवहार किया गया। उन्हें एक उचित मजदूरी देने का
फैसला किया गया, उनके लिए भोजन आदि का व्यवस्था किया गया, रैन बसेरा का व्यवस्था किया गया, पेंशन के लिए चिकित्सा आदि का व्यवस्था किया गया ताकि उनके दैनिक जीवन में सुधार आ सके। परंतु किसी कारणवश ये सफल नहीं हो पाया रॉबर्ट ओवेन का प्रसार, और इसमें ब्रिटिश सरकार भी हेल्प करती है और वो फैक्ट्री कानून 1819 ईस्वी में लागू करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे चलकर फैक्ट्री अधिनियम आती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा 1833। इस कार्यक्रम में आगे जाके जो दूसरा समाजवादी चिंतक है चार्ल्स फूरिये भी जुड़ जाता है। तो ये आपका हुआ रॉबर्ट ओवेन का चरित्र चित्र। कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब आपको एक चीज और बता दें, एक याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, कई डेट इसमें आते हैं, आप लोग का कहना है सर डेट भूल जाते हैं। हाउ टू रिमेम्बर डेट? डेट को उसके घटनाओं से मत याद रखो, डेट का एक सीरीज रखो कि आप कितना सारा डेट इसमें पढ़े हो। 1799 पढ़ा, 1819 पढ़ा, 1827 पढ़ा, 1833 पढ़ा और 1838 पढ़ा। आपको सिर्फ ये टेबल याद रखना है। इफ यू रिमेंबर ऑफ दिस टेबल देन यू हैव नो प्रॉब्लम टू रिमेंबर द कंटेंट रिलेटेड टू दिस डेट्स। जैसे 99 के बजाय आप 89 याद रखो, 89। 1789 में क्या हुआ? 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। 1819 में क्या हुआ? तो फैक्ट्री कानून पारित किया गया। 1827 में पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया। 1833 ईस्वी में क्या हुआ? फैक्ट्री अधिनियम। 1838 ईस्वी में क्या हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन। तो ये आपका टॉपिक है, आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन यहां से दे सकता है दो तरह से। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठेगा समाजवाद और साम्यवाद से क्या समझते हैं, तो आप पूरा डिटेल आप लिख सकते हो। औद्योगिक क्रांति के पश्चात दो वर्ग का उदय हुआ जिसे हम समाजवाद और साम्यवाद के नाम से जानते हैं। समाजवाद जो थे वो वर्ग समन्वय में विश्वास करते थे, जबकि साम्यवाद जो थे वो वर्ग संघर्ष में विश्वास करते थे। समाजवादी चिंतन को दो वर्गों में बांटा गया। एक कार्ल मार्क्स के पहले वाले वर्ग को स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा गया, कार्ल मार्क्स के बाद वाले को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। वैज्ञानिक समाजवाद में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स वगैरह आते हैं, और ये साम्यवाद के नाम से भी जाने जाते हैं, साम्यवादी दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। आगे जाकर हम अभी इसके बाद कार्ल मार्क्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मिटा दें। लास्ट में हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, आपको खुद लिखना होगा, और ऑब्जेक्टिव भी हम चलेंगे। पेज को क्वेश्चन आंसर अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। चलिए, बीच में आप भूले ना, इसके चलते हम एक दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट को हम आपको रिकॉल करा दें। सबसे पहले आप बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। औद्योगिक क्रांति कब हुई? 1688 में। औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। ओके, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आपको बताना है कि समाजवाद का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? 1827 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक को कौन था? रॉबर्ट ओवेन था। कारखानेदारी व्यवस्था किसने लाया? रॉबर्ट ओवेन ने। फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? 1819 में। फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? 1833 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कब पारित हुआ? 1838 में। वर्ग समन्वय के हिमायती कौन थे? समाजवादी। वर्ग संघर्ष के हिमायती कौन थे? साम्यवादी। कार्ल मार्क्स किस वर्ग के थे? साम्यवादी वर्ग के। कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवादी चिंतक को क्या कहा गया? कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवादी चिंतक को कहा गया वैज्ञानिक समाजवादी। क्लियर है? अब उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन है आपका उदारवादी, और उदारवादी को और किस नाम से जानते हैं? रेडिकल के नाम से। प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी, उसको क्या उसका खासियत था? वो पुरातन व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। चलिए, अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो हेडिंग है कार्ल मार्क्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। ये डेट आगे बढ़ते जाएगी, हम लोग पढ़ते जाएंगे। आपको थिंक करना है इसमें क्या क्या हुआ था, मैं अभी आपको बताऊंगा। 2 मिनट का समय है, आप थिंक कीजिए।
अब मैं आप लोगों से डेट पूछता हूं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, बताओ 1827 ईस्वी में क्या हुआ था? 1827 ईस्वी में समाजवाद का पहली बार प्रयोग। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक कौन था? रॉबर्ट। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे मिस्टर कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स के बारे में मैं आपको बताया था, ये वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, ये वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक थे। कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग लेखन कार्य पे चलेंगे। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेट टेबल भी हमको आगे बढ़ाना है, तो मैं थोड़ा इस डेट टेबल को आगे भी बढ़ा दूं। आगे अगर मैं बढ़ा दूं, 1800 इसमें जोड़ दिया जाए 43, 1844, 1848, 1867, इतना दूर तक हमको अब आगे। ये बहुत काम का चीज है। जैसा कि आपने भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जो मेरा आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें 1453 से लेकर 1950 संविधान बनने तक की टोटल डेट्स दिया गया, और आपको याद भी हो जाएंगे। वीडियो अगर आप ढंग से करते हो और बिना रुके करते हो, कॉपी में नोट करते चलो, आपको याद हो जाएगा। चलिए, आपको ये भी डेट याद हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। मैं अभी आपको लगभग यहाँ 1917 तक ले जाने वाला हूँ, 1970 के आसपास। ओके, चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट ओवेन जो था वो एक समाजवादी चिंतक था, और वो स्वप्नदर्शी समाजवाद था। उसने कारखानेदारी व्यवस्था लाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो अब मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, कार्ल मार्क्स के बारे में हम अगर बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे वो पेशे से वकील थे, जिनका नाम हेनरिक मार्क्स था। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स था। सारे पॉइंट को लिखवा दूंगा, चिंता ना करें। बस सबसे बड़ी चीज होती है टॉपिक को याद करना। मैं जब क्लास को एंड करूंगा आज का क्लास, तो जितना चीज आज आप पढ़े हैं उस सब चीज को फिर मैं कंबाइन करके आपको दिखा दूंगा। If you want to write a wonderful answer of long question, then you have to remember and collect all objective points of that chapter. अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट का कलेक्शन है, तो आप उसको जोड़ के आराम से लॉन्ग लिख सकते हो क्वेश्चन का आंसर। आंसर कैसे लिखना है ये नहीं सोचना है आपको, आपको सिर्फ सोचना है हमको चीजें याद कैसे रहे। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, और ये पेशे से वकील थे। कार्ल मार्क्स का शिक्षा दीक्षा बॉर्न एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में हुआ। कार्ल मार्क्स का शिक्षा दीक्षा बॉर्न एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में ग्रहण करने के बाद ये अपने बचपन के फ्रेंड किससे? जेनी से विवाह कर लेते हैं। क्लियर है? विवाह करने के बाद 1843 ईस्वी में, अब अगला डेट आपको मिला 1843 ईस्वी में, कार्ल मार्क्स की बचपन के फ्रेंड जेनी से विवाह होता है, और वो यहाँ से फिर 1844 ईस्वी में अपने फ्रेंड से मिलने पेरिस जाते हैं। पेरिस जाते हैं तो वहाँ इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल से होता है, जो कि समाजवादी चिंतक ही था, और वो मजदूरों के अच्छी स्थिति के लिए कार्य कर रहा था। वो उनके विचारों से काफी प्रभावित होते हैं, और वहाँ एक पुस्तक प्रकाशित होता है जिसका नाम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या समाजवादी घोषणा पत्र है। याद रखना, 1844 ईस्वी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और समाजवादी घोषणा पत्र। ठीक है, ओके। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, ये पेशे से वकील थे। इनकी शिक्षा दीक्षा बॉर्न एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में ग्रहण हुआ, और उसके बाद इन्होंने अपने बचपन के फ्रेंड जेनी से इस वाले में 1843 में विवाह किया। विवाह के बाद वो 1844 में एक साल बाद पेरिस जाते हैं, और पेरिस में इनकी मुलाकात
फ्रेडरिक एंगल्स नामक समाजवादी चिंतक से होती है। ठीक है, साम्यवादी चिंतक से होती है। जब वहां उनकी मुलाकात होती है तो वो उनके विचारों से काफी प्रभावित होते हैं और वो एक पुस्तक को दोनों मिलकर, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने मिलकर एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा, साम्यवादी घोषणा पत्र, और उसको 1848 ईस्वी में 48 में प्रकाशित किया गया। कार्ल मार्क्स ने वहां नारा भी दिया था, उनका कहना था कि विश्व के मजदूरों को सिर्फ अगर कोई चीज खोना है तो वो अपनी बेड़ियां खोना है और उन्हें विश्व में विजय प्राप्त करना है। इसका मतलब उन्होंने एक लाइन में कहा, दुनिया के मजदूर एक हो। ठीक है, दुनिया के मजदूर एक हो। क्वेश्चन पूछेगा आपका, दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो वो प्रकाशित किया गया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। फिर उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, याद रखना बहुत अच्छा पुस्तक है, दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। इसे समाजवाद का बाइबल कहा जाता है और वो 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रकाशित किया गया। क्लियर? कार्ल मार्क्स का जो इस तरह का जो विचारधारा था, क्रांतिकारी विचारधारा, इसके लिए उन्हें जर्मनी से निष्कासित कर दिया गया और निष्कासित करने के बाद उन्हें लंदन में शेष जीवन को बिताना पड़ा। तो ये उनका चरित्र चित्रण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन का प्रसार, और तब हम जाएंगे रूस की क्रांति में। तो फिलहाल इतना टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो, मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार। इनके पिता हेनरिक मार्क्स, ये क्या थे? पेशे से वकील। शिक्षा ग्रहण बॉन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में। सॉरी, थोड़ा सा इंक भर लो, तब तक नोट करो। शिक्षा ग्रहण बॉन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में। विवाह, बचपन की मित्र जेनी से 1843 में, 1844 में पेरिस जाकर फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात और उनके विचारों से प्रभावित 1848 में पुस्तक प्रकाशित, कौन सा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र। किसने? दोनों ने मिलकर, कार्ल मार्क्स व
एंगल्स ने 1867 में सॉरी दास कैपिटल नामक पुस्तक प्रकाशित किसने? मार्क्स ने। इसको क्या कहा गया? बाइबल। इसको कहा गया समाजवादियों का बाइबल। ठीक है, ये हुआ आपका कार्ल मार्क्स। लास्ट में आपको याद रखना है कि इसके कारनामों से परेशान होकर इसे जर्मनी से निष्कासित कर दिया गया और शेष जीवन इन्होंने लंदन में बिताया। आप इसको नोट कर लो। अब आपका ये डेट कंप्लीट हो गया। फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में प्रारंभ, 1819 ईस्वी में फैक्ट्री कानून पारित हुआ, 1827 ईस्वी में समाजवाद का प्रयोग किया गया शब्द का, 1833 में फैक्ट्री अधिनियम आया, 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, 1843 में जेनी से विवाह हुआ, 1844 में फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात हुआ, 1848 में दास कैपिटल प्रकाशित हुआ और 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक प्रकाशित हुई और 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। अब देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव you have, and if you want to remember then you should collect all objective which is related to this chapter। मैं अभी आपको सारा ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए टोटल। एक साइड में इसको आगे बढ़ाते जाना। इसके इधर क्या है लिखना नहीं आपको, वो अपने आप आपको याद हो जाएगा लास्ट आते आते। मिटा दिया जाए। चलिए यहाँ तक क्लास को एक बार हम रिकॉल कर लें और सारे ऑब्जेक्टिव को देख लें। उसके बाद कल के क्लास में हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी दर्शन, रूस की क्रांति, उसके कारण, उसके परिणाम। कई क्रांतियां रूस में हुई, 1905 1917 में 2 क्रांतियां हुई, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, पेट्रोग्राद, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। जैसे आपने फ्रांस की क्रांति में एक शासक लुई 16वां को देखा था, ठीक उसी तरह आपको रूस की क्रांति में भी एक शासक मिलेगा। वहाँ उनकी पत्नी से मुलाकात हुई थी, यहाँ भी इनकी पत्नी से मैं आपको भेंट कराऊंगा। वहाँ भी उनकी पत्नी ने कई कारनामे किए, यहाँ भी इनकी पत्नियाँ कई कारनामे करेंगे। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको फिर से एक बार सारी चीज़ों को सिर्फ हम रिकॉल करा दें। पहला पार्ट आपका यही समाप्त होगा। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पकड़ बना दूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 1827 ईस्वी में। समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? 1827 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले प्रारंभ हुई इंग्लैंड में। आप इन चीजों को खुद से नोट भी कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1688 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? 1838 ईस्वी में। फैक्ट्री अधिनियम और फैक्ट्री कानून दोनों में अंतर है। फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1833 और फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? 1819 ईस्वी में। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। वर्ग संघर्ष के जगह क्या ले रहा? वर्ग समन्वय के जगह साम्यवादी दर्शन क्या चाहते थे? वर्ग संघर्ष। कारखानेदारी व्यवस्था कौन लाया? रॉबर्ट ओवेन। कारखानेदारी व्यवस्था कौन लाया? रॉबर्ट ओवेन। कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी चिंतक को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी। समाजवादी स्वप्नदर्शी और वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी, वैज्ञानिक समाजवाद कह सकते हैं आप उसको।
फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर। उनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। उनके पिता क्या थे? पेशे से वकील थे। कार्ल मार्क्स का शिक्षा दीक्षा ग्रहण कहाँ से, किस विश्वविद्यालय से हुआ? तो बॉन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से। दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। कब किया? 1867 में। कब किया? 1867 में। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या समाजवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक का प्रकाशन तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने मिलकर कब किया था? 1848 में। कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? जेनी। कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? जेनी। चलिए यहां तक हम अब क्लास को एंड करेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव आप होमवर्क में नोट करने का एक जगह प्रयास कीजिएगा। कल के क्लास में हम फिर से ऑब्जेक्टिव के साथ, इतने दूर तक का ऑब्जेक्टिव के साथ और आगे की कहानी को करेंगे। क्लास को एंड करने से पहले एक बार मैं फिर आपको भेंट करा दूं, मुलाकात। एक डेट और आपका बढ़ गया, आप रिवाइज खुद करो, मैं सिर्फ डेट लिखूंगा। यहां तक आपको याद रखना। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस में क्रांति, फैक्ट्री कानून, फैक्ट्री अधिनियम, चार्टिस्ट आंदोलन, जेनी से विवाह, पेरिस गए, फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित, दास कैपिटल प्रकाशित। आपको अगर लिखने में परेशानी है, घर जाकर फिर से वीडियो को ड्रॉप करके आप आराम से नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सारे ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कीजिए। कल के क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।